वो लड़का हमेशा खामोश रहता था, लेकिन उसकी आंखें जैसे पूरी दुनिया की चीखें सुन चुकी थी। मैं पहली बार उससे अस्पताल की कैंटीन में मिली थी, जहां मैं कैंसर थेरेपी के बाद जिंदगी से मुंह चुराने की कोशिश कर रही थी, और वो कॉफी के कप को जैसे कोई किताब समझकर पढ़ रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा था, जिंदगी इतनी कड़वी क्यों होती है? उसने मेरी तरफ देखा था, बिना चौंके, बिना मुस्कुराए, जैसे वो सवाल रोज पूछता हो खुद से, शायद इसलिए ताकि आखिर में मिठास की कीमत समझ में आए। उस दिन हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पहली बार था जब मेरी सांसें सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, किसी और की मौजूदगी से भर गई थी। अगले दिन जब मैं फिर वहां पहुंची, वो वही बैठा था, वही कॉफी, वही किताब, लेकिन एक अतिरिक्त कप उसके सामने रखा था। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस बैठ गई। उसने हल्की आवाज में कहा, हर किसी को मरने से पहले एक कहानी मिलनी चाहिए। क्या तुम्हारी कोई है? मैंने कहा, थी, अब बस अधूरी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अधूरी कहानियां ही तो सबसे खूबसूरत होती है, पूरी हो जाए तो बस याद बन जाती है। वो लड़का आयुष था और मैं अनाया, एक लड़की जो कभी गाती थी, अब खामोशी से डरती थी। एक लड़का जो कभी लिखता था, अब खाली पन्नों को घूरता था। हम दोनों ही अपनी अधूरी जिंदगियों को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद एक दूसरे से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो दर्द को सुंदर बना दे। हर दिन हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी एक कॉफी के बहाने, कभी किताब के किसी पन्ने पर बहस करते हुए, कभी बस चुपचाप बैठकर सांसें बांटते हुए। मैंने उसे बताया कि मैं गायक थी। उसकी आंखों में एक चमक आई थी, जैसे किसी बुझे हुए दीपक में अचानक लौ फिर से जल उठे। उसने कहा था, क्या तुम फिर से गा सकती हो? मैंने सिर हिला दिया, अब नहीं, अब सिर्फ इलाज है, दवाई है, थकान है। उसने मेरी ओर झुक कर कहा, दर्द जब शब्द बन जाता है तो वो गीत बनता है, और तुम अब भी शब्दों में जी सकती हो। उस दिन मैं पहली बार फिर से गुनगुनाई, हल्के सुर, टूटी हुई आवाज, लेकिन मेरी रूह कांप उठी। और आयुष ने आंखें बंद करके सुना, जैसे मेरी टूटी सांसों में भी वो संगीत ढूंढ रहा हो। एक दिन उसने मुझे अपनी डायरी दी। उसके पन्नों में खामोशी थी, लेकिन हर खामोशी में एक चीख दबी थी। उसने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ पा रही हो तो शायद तुम समझ सकती हो कि मैं जिंदा क्यों हूं। उसकी मां नहीं थी, बाप कभी का छोड़ चुका था, अस्पताल ही उसका घर था। कैंसर ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। मैंने उससे पूछा, डरते नहीं हो? उसने कहा, बहुत, लेकिन अगर डरते डरते भी जी लूं तो शायद मौत को भी लगे कि मैं आसान शिकार नहीं हूं। वो हंसता नहीं था, लेकिन उसकी बातें हंसा देती थी, और मैं धीरे धीरे फिर से जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। हमने एक दूसरे के टूटे हिस्सों को देखा, बिना जजमेंट, बिना सवाल। और शायद वही सबसे बड़ा प्यार होता है, जब तुम किसी को उनके बिखरेपन में भी अपना मान लो। फिर एक दिन वो नहीं आया। मैंने नर्स से पूछा, उसने रात को बहुत दर्द की शिकायत की थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया था। मैं उसके कमरे की ओर दौड़ी। वो बेसुध था, लेकिन मुस्कुराया जब मुझे देखा। उसने कहा, तुम गा रही थी कल, जब मैं सो नहीं पा रहा था। दीवार के पार से सुनाई दे रहा था। शुक्रिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसका हाथ थामा। तुम जाओगे तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। उसने कहा, नहीं, तुम तब और मजबूत बनोगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास वजह होगी जीने की। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने सारी लड़ाइयां जीत ली हों। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कहानी पूरी करूंगी, वादा है। उसने बहुत धीरे से कहा,
नहीं, तुम अपनी कहानी पूरी करो, मेरी तो तुम ही हो। और वो चला गया। मैंने आयुष की उस आखिरी सांस के बाद अपनी जिंदगी की पहली चीख अपने अंदर सुनी थी। कोई आवाज नहीं निकली थी मेरे मुंह से, लेकिन मेरी रूह जैसे चिल्ला उठी थी। मैं अस्पताल की उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां से पहली बार उसे देखा था, और अब वो खिड़की मुझे किसी कब्र की तरह लग रही थी, बंद, ठंडी, स्थिर। आयुष चला गया, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी मेरे आसपास थी। उसकी लिखी डायरी, उसके कॉफी के दाग वाले कप और वो टूटी हुई पेन जिसे वो हमेशा ठीक करने की कोशिश करता था, सब कुछ मेरे पास रह गया। और उस सब के बीच में रह गई एक अधूरी लड़की जिसकी अधूरी कहानी अब किसी और की आखिरी सांस में बंद थी। अगले कुछ हफ्तों में अस्पताल के कमरे, कैंटीन, वो रास्ते जहां हम साथ चले थे, सब एक एक करके खाली होते चले गए। मेरे अंदर की उम्मीद जैसे बर्फ बन गई थी, न तो पिघल रही थी, नहीं चमक रही थी। लेकिन उसके कहे वो आखिरी शब्द, अपनी कहानी पूरी करो, मेरे सीने में हर दिन एक चोट की तरह गूंजते थे। मैंने गाना फिर से शुरू किया। नहीं, मंचों पर नहीं, स्टूडियो में नहीं, सिर्फ अकेले में आयुष के कमरे में बैठकर, उस डायरी को खोलकर जहां उसने हर गीत को अपनी सांसों से जोड़ दिया था। वो पन्ने अब मेरे लिए पूजा की तरह हो गए थे। हर शब्द एक प्रार्थना, हर लाइन एक दरार जिसमें से मैं फिर से जिंदगी को टटोल सकती थी। मेरे घर वालों को अब भी नहीं पता था कि मैं किस दर्द में जी रही थी। मां सोचती थी कि बेटी अब ठीक है, भाई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अब भी रोज मरती थी, क्योंकि जिसे मैंने चाहा था वो अब बस एक याद थी। कुछ महीने बीते। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आयुष की याद में एक किताब छपवाई जिन्हें तुमने सुना नहीं। उसमें उसके सारे शब्द थे, उसके अधूरे गीत, उसके नोट्स और मेरी तरफ से एक चिट्ठी जो मैंने कभी उसे दी नहीं। ये किताब मैं उन सब के लिए लाई थी जो अपनी टूटी जिंदगियों में भी उम्मीद ढूंढना चाहते हैं। किताब को एक पब्लिशर ने छापा और वो बहुत लोगों तक पहुंची। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि किताब ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका। किसी ने कहा कि उन्हें अब लगने लगा है कि टूटना भी सुंदर हो सकता है। और मैं हर बार जब ये पढ़ती तो आयुष की वो मुस्कान याद आती जो उसने आखिरी बार दी थी। फिर एक दिन एक लड़का अस्पताल में आया। उसके पास मेरी किताब थी। उसने पूछा, क्या आप ही अनाया है? मैंने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो कभी मेरी आंखों में था। उसने कहा, मैं टूट चुका हूं। क्या आप बता सकती हैं कि दोबारा कैसे जुड़ा जा सकता है? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम सिर्फ जुड़ने की कोशिश मत करो। पहले अपने टुकड़ों को प्यार करना सीखो, फिर जो भी जुड़ेगा वो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को जोड़ देगा। उसने मेरी ओर देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने वो किताब मेरे सामने रख दी और बोला, इसमें जो आखिरी पन्ना है मैंने उसे 100 बार पढ़ा है, क्या आप वो मेरे लिए पढ़ेंगी? मैंने किताब खोली। वो पन्ना था, अगर मैं कभी ना लौटूं। मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर मैं कभी ना लौटूं तो मेरी धड़कनों को मत भूलना। अगर मेरी आवाज खो जाए तो मेरी खामोशी में मत डूबना। अगर मेरा चेहरा धुंधला हो जाए तो मेरी आंखों से मत डरना। मैं हर उस पल में हूं जहां तुमने खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस किया। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी हर सांस में। मुझे ढूंढना मत, बस महसूस करना। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपके शब्दों ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। क्या मैं कभी आपके जैसे लिख सकूंगा? मैंने कहा, तुम्हें मेरे जैसे नहीं लिखना, तुम्हें अपने जैसे लिखना है। और अगर तुम सच्चे हो तो तुम वो कहोगे जो सब महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उस दिन पहली बार मुझे लगा
कि शायद मैं वाकई आयुष की कहानी को आगे बढ़ा रही हूं। मैं अकेली नहीं थी। अब मेरी कहानी उन सबकी कहानी बन रही थी जो कभी किसी मोड़ पर रुक गए थे, जिन्हें किसी ने थाम लिया था या जो बस थमने से डरते थे। हर सुबह मैं आयुष की डायरी को खोलती, एक पन्ना पढ़ती और फिर एक नया गीत लिखती। अब वो गीत मेरे नहीं थे, वो हम सबके थे। टूटे हुए दिलों के लिए, खामोश रातों के लिए और उन सवेरे के लिए जो अब भी चुपचाप आते थे। मैं अब फिर से गाती थी, एक अस्पताल में जहां लोग अब भी दर्द में होते थे, लेकिन वहां अब उम्मीद की धुन बजती थी। मैंने एक छोटा म्यूजिक रूम बनवाया था जहां कोई भी आकर बस बैठ सकता था, रो सकता था या कुछ लिख सकता था। और हर हफ्ते मैं वहां गाती थी, आयुष के शब्दों को अपनी धड़कनों के साथ। मुझे नहीं पता कि जिंदगी अब मुझे कहां ले जाएगी, लेकिन इतना पता है कि अब मैं भाग नहीं रही हूं। अब मैं अपने दर्द को पकड़कर बैठती हूं, उससे बात करती हूं और फिर उसे एक कहानी बना देती हूं। शायद यही मेरा तरीका है आयुष को जिंदा रखने का। शायद यही मेरा तरीका है खुद को पूरा करने का। और जब कभी कोई कहता है मैं टूट गया हूं, मैं बस मुस्कुराकर कहती हूं, तब तो तुम अब सबसे सुंदर हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास जोड़ने को कुछ है। और यही कहानी आगे बढ़ती है, हर बार, हर किसी के लिए। मैंने बहुत बार सोचा कि जिंदगी बस एक मोड़ होती है, या तो किसी की तरफ जाती है या किसी से लौट आती है। लेकिन उस दिन जब मैंने पहली बार अपने बनाए म्यूजिक रूम में आयुष के लिखे शब्दों को गाया, तब समझ आया, कभी कभी जिंदगी सिर्फ वही रुक जाती है जहां किसी की आखिरी सांस रुकी थी। उस दिन भी एक लड़की आई थी, उम्र मुश्किल से 19 साल, बाल बेतरतीब, आंखें लाल और हाथ में वही किताब जिन्हें तुमने सुना नहीं। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस सामने बैठ गई और चुपचाप रोती रही। मैंने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों रो रही है। मैंने सिर्फ उसके पास बैठकर गाना शुरू कर दिया, वो गाना जो आयुष ने कभी लिखा था, लेकिन गाया कभी नहीं गया। कभी जो तुम नहीं रहे, मैं धूप में छाव ढूंढूंगी, तेरे ख्याल के साए में हर रात को सुबह करूंगी। गाना खत्म हुआ तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, आपने मेरी जिंदगी बचाई है अनाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन उस रात जब मैं अकेली लौटी तो अपने ही अंदर जैसे एक सन्नाटा महसूस हुआ। मैंने तो दूसरों की कहानियां जोड़ दी थी, लेकिन अपनी कहानी का क्या? क्या मैं अब भी आयुष के साथ जी रही हूं या बस उसके बिना जीने की कोशिश कर रही हूं? आयुष की एक आदत थी, हर रात सोने से पहले अपने मोबाइल में एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करता था। मैंने कभी सुने नहीं थे वो नोट्स। डरती थी कि फिर से बिखर न जाऊं। लेकिन उस रात अचानक हिम्मत हुई, फोन खोला और पहला वॉइस नोट प्ले किया। अगर तुम ये सुन रही हो अनाया, तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन जानती हो, हर उस वक्त जब तुम दूसरों को संभालोगी, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। लेकिन प्लीज एक दिन अपने लिए भी गाना, सिर्फ अपने लिए, अपने दर्द के लिए, अपने अधूरेपन के लिए। मुझे वादा करो, तुम खुद को माफ करोगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात मेरी चीखों ने मेरी खामोशी को हरा दिया था। अगले दिन मैंने वही किया जो आयुष ने मुझसे मांगा था। मैंने गाना लिखा, गाना गाया और पहली बार अपने लिए गाया। तू था तो हर बात में रंग था, अब तू नहीं तो रंग भी स्याह है। फिर भी हर दिन तुझसे कहती हूं कि मैं जिंदा हूं और यही मेरी गवाही है। ये गाना जब ऑनलाइन डाला तो एक हफ्ते में लाखों लोगों ने सुना। लोग कहते थे, ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये किसी की टूटी हुई आत्मा की आवाज है। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैं अब भी हर रात उसी खिड़की के पास बैठती थी
जहां आयुष को आखिरी बार देखा था। क्योंकि कोई चाहे जितनी आवाजें सुन ले, कुछ खामोशियां हमेशा इंसान को अपने अंदर डुबो देती है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, हाथ में पुरानी टेप रिकॉर्डर। बोला, बेटी, क्या तुम आयुष की अनाया हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं उसका कॉलेज प्रोफेसर था। उसे आखिरी सेमेस्टर में मैंने एक असाइनमेंट दिया था, जिंदगी के बाद क्या है। उसने एक रिकॉर्डिंग दी थी जो कभी किसी को सुनाई नहीं गई। क्या तुम सुनना चाहोगी? मैंने कांपते हाथों से टेप लिया और चलाया। आवाज थी आयुष की। अगर जिंदगी के बाद कुछ है तो शायद वो याद है, शायद वो लोग हैं जिन्हें हमने रुलाया और जिनके लिए हम हंसते थे। मैं नहीं जानता कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, लेकिन अगर मेरी आत्मा कहीं भी है तो बस अनाया के पास, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कविता वही है और मेरी सबसे प्यारी अधूरी कहानी भी वही। मैंने उस टेप को अपने दिल से लगा लिया। उस पल आयुष लौट आया था। अब मैं रोज उस म्यूजिक रूम में जाती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ दूसरों के लिए नहीं गाती थी। अब मैं हर दिन आयुष को सुनाती थी। और जब कोई टूटा हुआ इंसान वहां आता, मैं बस उसे वो टेप पकड़ाती और कहती, ये सुनो, ये किसी की आखिरी मोहब्बत की आवाज है। अगर तुम अब भी सांस ले रहे हो तो मोहब्बत अभी जिंदा है। 1 साल बीत गया। अब मैं मंच पर गाती थी, लेकिन वो गाने अब स्टारडम के लिए नहीं थे। वो किसी मरी हुई मां के लिए थे, किसी टूटे बेटे के लिए थे, किसी अधूरे प्रेमी के लिए थे, और सबसे ज्यादा खुद के लिए थे। एक दिन एक चिट्ठी मिली। लिखा था, आपकी आवाज ने मेरी बहन की जान बचाई। उसने अपनी कलाई काट ली थी, लेकिन आपकी आवाज सुनकर उसने फोन फेंक दिया और रोने लगी। आज वो जिंदा है और जीना सीख रही है। मैंने वो चिट्ठी अपने पास रख ली और फिर आयुष की डायरी खोली। एक कोरा पन्ना निकाला और पहली बार उसमें अपने हाथ से लिखा, शुक्रिया आयुष, तू गया नहीं है। तू अब हर उस दिल में है जो टूटने के बाद फिर जुड़ना चाहता है। और मैं अब अधूरी नहीं। अब मैं कहानी हूं जो तुझसे शुरू हुई थी, लेकिन अब सबके लिए जी रही है। सालों बाद भी जब लोग मेरी आवाज पहचानते हैं तो मैं मुस्कुरा देती हूं, लेकिन जब कोई मेरी आंखों में झांकता है तो मैं चुप हो जाती हूं, क्योंकि मेरी मुस्कान में जो आवाज है वो मेरी नहीं, वो आयुष की है। अब मैं कोई बड़ी स्टार नहीं हूं, ना म्यूजिक एल्बम्स करती हूं, ना फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग। मैं बस आवाजों को जोड़ती हूं, उन आवाजों को जो दुनिया की भीड़ में गुम हो गई थी। एक दिन एक कॉल आया, किसी अनजान नंबर से। हेलो, क्या आप अनाया हैं? हां, मैं डॉक्टर आरव मिश्रा बोल रहा हूं। हम एक एनजीओ चलाते हैं जहां मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुके लोगों को म्यूजिक थेरेपी दी जाती है। हमने आपकी कहानी सुनी है। क्या आप हमारे यहां आकर इन जख्मी लोगों के साथ कुछ समय बिता सकती हैं? मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले दिन मैं उनके सेंटर पहुंच गई। वहां पहुंची तो देखा बिखरे चेहरे, टूटी आवाजें और सूनी आंखें। मुझे एक बार फिर आयुष की आंखें याद आ गई, वो जो हमेशा सबका दर्द समझ लेती थी। मैंने कोई गाना नहीं गाया उस दिन, बस एक लड़की के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। वो बस कांपती रही, फिर धीरे धीरे बोली, दीदी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? कोई नहीं सुनता। मैंने सिर हिलाया, सुन सकती हूं, क्योंकि मेरी भी आवाज कभी कोई नहीं सुनता था। उस दिन मैंने सीखा, शब्दों से पहले जरूरी है चुप्पियों को सुनना। मैंने उस सेंटर में हर दिन रहना शुरू कर दिया। वहां अब मैं अनाया द वॉइस नहीं थी, वहां मैं बस अनाया दीदी थी। लोग अपने घाव लेकर मेरे पास आते और मैं कोई इलाज नहीं देती, सिर्फ एक कहानी सुनाती। एक लड़का था जिसने एक लड़की के लिए आखिरी सांस तक लिखा, और एक लड़की थी
जो उसकी आखिरी सांस के बाद भी गाती रही। समय बीतता गया और एक दिन जब मैं सेंटर में बैठी थी, एक नया वॉलंटियर आया। कंधे पर गिटार, आंखों में गहराई और चाल में एक सुकून था जो मुझे बहुत अजनबी और बहुत अपना लगा। हाय, मैं नीलेश। मैं कुछ बच्चों को म्यूजिक सिखाने आया हूं। मैंने हल्की मुस्कान दी। मैं अनाया और मैं यहां बस आवाजों को जोड़ती हूं। उसने झुककर गिटार उठाया और कुछ अनोखा बजाया, कुछ अधूरा, कुछ टूटा लेकिन खूबसूरत। आपको कोई अधूरी धुन पसंद है? उसने पूछा। हां, मैंने कहा, क्योंकि अधूरी धुनें ही तो सबसे सच्ची होती है। हम दोनों हर दिन मिलते रहे। वो मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था और मैं उसके वर्तमान में घुलती जा रही थी। धीरे धीरे उसने मुझसे पूछा नहीं, बस मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। एक रात जब मैं आयुष की डायरी पढ़ रही थी तो नीलेश चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। क्या ये तुम्हारा अतीत है? उसने पूछा। नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा आधार है, मेरा प्यार, मेरी आवाज, मेरी वजह। नीलेश ने वो डायरी बंद की और धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। तो क्या मैं तुम्हारा वर्तमान बन सकता हूं? मेरे आंसू झरझर गिरने लगे। मैं डर गई थी। फिर खुद को संभाल कर पूछा, अगर मैं आज भी किसी और से मोहब्बत करती हूं तो क्या तुम्हारा प्यार अधूरा होगा? उसने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वो मरने के बाद भी जिंदा है तो मैं सिर्फ उसका साथी बनना चाहता हूं। ना उसका स्थान लेना चाहता हूं, ना उसका साया हटाना। मैं बस तुम्हारे साथ उस आवाज में रहना चाहता हूं जो तुम्हारे अंदर अब भी गूंजती है। उस दिन मैंने जाना, कभी कभी जिंदगी दूसरी मोहब्बत नहीं देती, बस पहली मोहब्बत का सम्मान करने वाला कोई भेज देती है। अब मैं फिर गाती हूं, लेकिन अब मैं अकेली नहीं। नीलेश मेरे साथ गिटार बजाता है और हम दोनों बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे टूटी आवाजों से भी दुनिया को झंकझोरा जा सकता है। एक नई किताब छपने वाली है, जिन्हें तुमने सुना नहीं, भाग दो। इस बार लेखक कोई और नहीं, मैं हूं। लेकिन हर शब्द के पीछे आयुष की सांसें हैं। आखिरी पन्ने पर मैंने बस एक पंक्ति लिखी, तू मरा नहीं था आयुष, तू बस मेरी सांसों में सिमट गया था। और आज मैं फिर से जी रही हूं, तेरे लिए, तेरे बिना और तुझसे सीख कर। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।